गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी केमिस्ट्री की फाइनल ईयर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर के क्वांटम अभिग्रहित डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि कोणीय संवेग का क्वांटीकरण या डी ब्रोगली समीकरण बोर अवधारणा का एक विकल्प। ठीक है। डी ब्रोगली परिकल्पना क्वांटीकृत बोर कक्षकों के मॉडल का एक साधारण विचार प्रस्तुत करता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग mv/h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक है। लेकिन बोर इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सका। ठीक है। बोर ने बताया था कि mvr बराबर h/2 पाई हो, जिसकी वैल्यू पूर्ण गुणज हो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षकों के अंदर चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन बोर इस रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। अब हम डी ब्रोगली समीकरण के आधार पर इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि डी ब्रोगली ने इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार दिया। ठीक है। बोर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपने रिलेशनशिप को, अपने फॉर्मूले को। ठीक है। अब डी ब्रोगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है। सपोजली अतः तथा इलेक्ट्रॉन की एक द्विविमीय डी ब्रोगली अप्रगामी तरंग विद्यमान है, जो चित्र अनुसार तरंग का अस्तित्व भी हो सकता है जब परिधि 2 पाई आर 5 लैम्डा के बराबर होगी। अब अपन अतः इस स्थिति में तरंग कला में होगी। अगर अपन इसको अप्लाई करें तो इस तरीके से कोई अप्रगामी तरंग होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है। जिसका लैम्डा अपन देख सकते हैं इतना होगा। ठीक है। और यहाँ पर 2 पाई आर कितना है, मतलब जो परिधि है, ठीक है, 2 पाई आर वो कितने 5 लैम्डा के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि चित्र अनुसार यदि परिधि 2 पाई आर बराबर 4.5 लैम्डा के बराबर हो, अर्थात 4 लैम्डा से बड़ी हो तो, और 5 लैम्डा से कम, तो तरंगावली कक्षा से बाहर निकल जाएगी और तरंगों के विनाशकारी व्यक्तिकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का विकिरण होगा। अब परिधि है जो कि यहाँ पर मतलब 4.5 लैम्डा से तो ज़्यादा, मतलब 4 लैम्डा से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 5 लैम्डा से कम होनी चाहिए। अगर 5 लैम्डा ये से कम नहीं होगी, ठीक है, तो जो वेव है वो परिधि से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अतः अप्रगामी तरंग के लिए यह आवश्यक शर्त है कि स्थायी कक्षा की परिधि तरंग दैर्ध्य का बहुसमाकलन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम 2 पाई आर कितनी मान सकते हैं अपन, अगर 5 लेमडा से कम की बात करें तो 4.5 लेमडा के बराबर मान सकते हैं इसको। अतः अपरिगामी तरंग के लिए कितना होगा, एन लेमडा 2 पाई आर। ठीक है। चूंकि लेमडा बराबर कितना है, एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली समीकरण की बात करें। ठीक है। अब इस समीकरण से अगर अपन लेमडा की वैल्यू पुट करें 2 पाई आर कितना होगा, 2 पाई आर बराबर एन एच अपॉन एम वी के बराबर। ठीक है। और एम वी आर कितना है यहाँ पर, एन एच अपॉन 2 पाई। अगर वैल्यू अगर ट्रांसफर करें, ठीक है, 2 पाई को नीचे लेके आते हैं और एम वी को ऊपर अगर ट्रांसफर करें तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, जो कि बोर के पूर्ण गुण सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन देता है। इस प्रकार हम बोर के मॉडल का अभिग्रहित उपरोक्त समीकरण के रूप में प्राप्त करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर एच अपॉन 2 पाई का बहुसमाकलन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यूज हैं जो कि अपन वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के हिसाब से पुट कर सकते हैं। इस प्रकार बोर ने n का प्रचलन स्वेच्छा से किया था, जबकि डी ब्रोगली की तरंग धारणा से इसका तार्किक स्पष्टीकरण हो गया था। इस प्रकार डी ब्रोगली ने बोर का जो मॉडल था उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपने फॉर्मूले के द्वारा दिया था। अब है डी ब्रोगली समीकरण के निष्कर्ष। अब क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, डी ब्रोगली ने जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के लिए अपना इक्वेशन दी थी उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। पहला है कि किसी द्रव्य की द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य उस कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। ध्यान से लैंग्वेज देखना कि किसी द्रव्य की द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, उस कण के द्रव्यमान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा और एम है जो कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः सामान्य कण जैसे पत्थर, गेंद आदि से संबंधित तरंगों का मापन संभव नहीं है। अतः इन तरंगों का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, ये कंडीशंस क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है।
जबकि हल्के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन से संबंधित तरंगदैर्ध्य एक्स किरणों की कोटि की होती है, जिसका मापन विवर्तन से संबंधित है। ठीक है, जबकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उसको हम इजीली उसकी जो लैम्डा है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए उनका अपन अस्तित्व संभव है। सेकंड कंक्लूजन है कि तरंगदैर्ध्य वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक स्थिर कण से संबंधित तरंग की तरंगदैर्ध्य अनिर्धारित होगी रहेगी। तीसरा था कि तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति व कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, डी ब्रोगली ने अपने समीकरण के अंदर कहीं भी तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति और कण के ऊपर जो आवेश था उसको कहीं भी कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर अपन ने कहीं भी कण की प्रकृति और कण के ऊपर जो आवेश था उसका प्रभाव नहीं देखा था, इसलिए अपन डी ब्रोगली समीकरण के अंदर इनको नेगलेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट है कि द्रव्य तरंग विकिरण के समान विद्युत चुंबकीय तरंगे न होकर प्रायिकता तरंगे होती हैं। ठीक है, जो द्रव्य तरंगे होती हैं विकिरण के समान होती हैं। ठीक है, ईएम वेव के समान नहीं होती हैं, कंटिन्यूटली होती हैं। अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी कांसेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यह सिद्धांत पदार्थ की द्वैत प्रकृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत तरंग यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चीड़ सम्मत यांत्रिकी मतलब पुराने जो मैकेनिक्स थी, ठीक है, पुराने क्वांटम मैकेनिक्स थे, उसके आधार पर के अनुसार दिग दिक में किसी गतिशील कण का संवेग तथा स्थिति निश्चित होती है। अतः किसी भी क्षण उसकी स्थिति तथा संवेग दोनों परिशुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी ओर छोटे परमाणुीय कणों की प्रकृति को चीड़ सीमित यांत्रिकी ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाती है। ऐसे कणों के लिए किसी विशेष क्षण पर कण की स्थिति व समय का सही से निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः कण की द्वैत प्रकृति के कारण 1927 में हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया कि किसी पदार्थ के दोनों संयुग्मी गुणधर्मों, ऐसे गुणधर्म जो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हो, को एक ही साथ ज्ञात कर पाना असंभव है। हाइजेनबर्ग ने जो पुराने क्वांटम मैकेनिक्स के जो कंसेप्ट थे, ठीक है, पुरानी मैकेनिक्स के जो भी कंसेप्ट थे, उसने उसको फेल करते हुए कहा था कि अपन पदार्थ को जो दोनों प्रकृति हैं, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति, उसको अपन एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने जो भी स्मॉल पार्टिकल से जो रिलेटेड इश्यूज थे उसको भी उसने सोल्व करने की कोशिश की थी अपने कंसेप्ट के अंदर, कि जैसे कि मानते हैं कि किसी गतिमान कण की स्थिति व संवेग अथवा समय व ऊर्जा संयुग्मी गुणधर्म है, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी एक गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे निर्धारण में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया था। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि जो दो गुणधर्म आपस में कोरिलेट करते हैं, अगर हम उन अगर हम उसमें से केवल एक गुणधर्म को अगर मेजरमेंट करें तो दूसरे गुणधर्म को अगर वापस से मेजर करेंगे तो उसमें अब डिफिकल्टीज प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसी इसी कंसेप्ट को हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, अनिश्चितता का सिद्धांत। अर्थात किसी गतिशील सूक्ष्म कण के लिए किसी विशेष क्षण पर स्थिति व संवेग का एक साथ यथार्थता के साथ निर्धारण असंभव है। ठीक है, तो सूक्ष्म कण के लिए अपन संवेग, ठीक है, और उसकी स्थिति दोनों को अपन साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात यदि किसी एक गुण को निश्चितता से ज्ञात कर दिया जाए तो दूसरे का निर्धारण अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो ना अगर अपन स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग के बारे में हम नहीं पता नहीं लगा पाएंगे, और अगर अपन संवेग को ज्ञात करते हैं तो अपन उसकी स्थिति को नहीं सही से बता पाएंगे। ठीक है, तो मतलब वे दो गुण जो आपस में कोरिलेशन रखते हैं, संबंधित होते हैं, उनमें से केवल हम एक गुण का ही पता सही से बता पाते हैं। ठीक है, अगर दूसरे गुण के अगर अपन देखेंगे तो उसकी जो मेजरमेंट होगा वो सही तरीके से नहीं होगा।
यह भौतिक विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है जिसे गणितीय भाषा में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। अगर अपन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो किस प्रकार होती है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन पाई। ठीक है, एच बार है यहाँ पर और एच बार होता है एच अपॉन टू पाई के बराबर। ठीक है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। ठीक है, डेल एक्स यहाँ पर है स्थिति में अनिश्चितता और डेल पी यहाँ पर क्या है, संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टननेस। इन दोनों राशियों का गुणनफल प्लांक स्थिरांक एच की कोटि का होता है, अर्थात अनिश्चितता का गुणनफल प्लांक के स्थिरांक के बराबर या अधिक होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के व्यंजक सरलीकृत तथा सही रूप से निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इसको अलग से लिखें, चूंकि डेल पी क्या होता है, स्मॉल एम डेल वी। ठीक है, तो डेल एक्स एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। तो अपन डेल एक्स प्लस डेल वी को लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम। ये सिद्धांत व्यापक है अतः सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों कणों पर लागू होता है। ठीक है, इससे पहले वाले जो सिद्धांत थे, अब जैसे डी ब्रोगली की बात करें तो डी ब्रोगली जो कंसेप्ट था वो केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता था, बड़े कणों पर लागू नहीं हो रहा था। लेकिन हाइजेनबर्ग का जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये छोटे कण और बड़े दोनों पर ही लागू होता है। स्थिर कणों की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण प्रयुक्त करनी पड़ती है। ऐसे विकिरणों की आवृत्ति कम होती है अतः ऊर्जा भी कम होगी, इसलिए ऐसे विकिरणों पदार्थ को अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकेगी। ठीक है, अब अगर अपन माइक्रो पार्टिकल्स के बात करें तो माइक्रो पार्टिकल्स की स्थिति, कणों की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन को एक अधिक तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर विकिरण की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसकी आवर्ती आवर्ती मतलब ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, और अगर ऊर्जा कम होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सूक्ष्म कण है वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हम उसकी स्थिति को सही से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अधिक द्रव्यमान वाले स्थूल कणों के लिए स्मॉल एम का मान अधिक होने से एच अपॉन फोर पाई एम का मान बहुत कम हो जाता है, अतः अनिश्चितता में गुणनफल नगण्य प्राप्त होता है जो मापने योग्य नहीं होता। ठीक है, दूसरे तरफ अगर अपन बड़े कणों की बात करें तो दूसरे बड़े कणों के अंदर जो स्मॉल एम का द्रव्यमान होगा वो अधिक रखते हैं, जिससे कि एच अपॉन फोर पाई एम में बहुत कम हो जाता है, जिससे कि उनके अंदर अनिश्चितता बहुत कम आती है जो मापने योग्य नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए स्मॉल एम का मान कम होने से अनिश्चितता का गुणनफल अधिक प्राप्त होता है, जिसका मापन संभव है। ठीक है, अब अपन उदाहरण की बात करें, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि लोहे के 500 ग्राम द्रव्यमान वाली गेंद जो वी वेग से गतिशील है का अनिश्चितताओं का गुणनफल निम्न प्रकार होगा। ठीक है, अगर देखते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल वी एच अपॉन फोर पाई एम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, लास्ट के अंदर जो वैल्यूज आती है कितनी है, 10⁻28 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यह मान बहुत कम है और नगण्य है, अतः बड़ी वस्तु के लिए इनका मापन अनिश्चितता नगण्य है। मतलब अगर इतने कम वैल्यू जाती हैं तो जो अनिश्चितता डेवलप हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, अपन उसको नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। परंतु अगर इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जिनका द्रव्यमान 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के लिए अनिश्चितता का गुणनफल की बात करें तो क्या होगा। ठीक है, स्मॉल एम अगर इतना है तो जो वैल्यूज है कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है। यह मान तुलनात्मक रूप से अधिक है, अतः इसे नगण्य नहीं माना जा सकता। अतः अपन इसको अनिश्चितता की मान की गणना कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का दूसरा रूप ऊर्जा व समय के संबंध बताता है, जो अपन अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।